स्टूडेंट, कल मैंने आप लोगों को भौतिक विज्ञान के एक टॉपिक वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया और साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में मैंने बताया था। साथ ही साथ उसके फार्मूले को, मात्रक को और बीमा को भी मैंने बताया था। आज नया टॉपिक है वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा समझ लेते हैं इसके बारे में। वैद्युत बल रेखा है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो किसी वक्र के अनुदिश एक स्वतंत्र रूप से उस पर चलने वाली आवेश को प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसे इस तरह समझ लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन के लिए देख लेते हैं। अगर प्लस है तो वैद्युत बल रेखाएं इधर से निकलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ की चीजें। अगर माइनस है तो अंदर की तरफ प्रवेश होती हैं। इससे आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। एक और चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ जिससे जो है कि आपको ये समझ में भी आएगा। ठीक है, क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर दो आवेश है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। एक प्लस लेते हैं और एक माइनस लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से निकलती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ से बाहर की तरफ सदैव बाहर की तरफ दिखाई देंगी और यहाँ पर सदैव अंदर की तरफ। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अगला हेडिंग है वैद्युत बल रेखाओं। ठीक है, क्लियर है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में नंबर 1 देख लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर प्रवेश करती है। क्लियर है। यानी पहला है कि वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलेगी और ऋण सिरे पर प्रवेश करती है। ये आप देखा है, मैंने दिखाया था सब फिगर में, मैंने बताया भी था। नंबर 2 है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। नंबर दूसरा जो टॉपिक है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नंबर तीसरा है वैद्युत बल रेखाएं सदैव एक ही दिशा में होती हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। नया टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव
तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से टू एल की दूरी पर स्थित हों, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है? मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर हों परंतु विपरीत आवेश हो, इसका मतलब प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित हों, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस इसको भी ये भी देख लेते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू और इनके बीच की दूरी अगर 2l, तो ऐसे निकाय को हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब इसके आगे बताते हैं, नया टॉपिक है इसी में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चलिए देख लेते हैं क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश के परिणाम तथा उनके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई एक आवेश ले लें, प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश, तो दोनों का परिमाण निकाला जाए तो प्लस क्यू का प्लस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू का माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। इसका मतलब किसी का एक का भी परिमाण निकाल लिया जाए तो प्लस क्यू ही प्राप्त होगा। और साथ ही साथ उनके जो द्विध्रुव बनाए थे, अभी बनाए थे जो, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी कितनी थी? 2l थी। तो मतलब कहने का मतलब ये कि वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश ले लें और उसका उस अल्पतम दूरी से क्या करें? गुणनफल कर दें, तो क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। अतः P बराबर आपका आ जाएगा 2ql। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव, देखिए इसकी परिभाषा बहुत आसान है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव मैंने बता दिया, अब उसी वैद्युत द्विध्रुव को लेंगे और आघूर्ण को बताएंगे। यानी वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण लिया जाए, साथ ही साथ उस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्पतम दूरी है, अगर उनका उससे क्या किया जाए, उस परिणाम जो आवेश लिए हैं उससे अपना मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारा क्या बन जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर 2ql। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। और अगला टॉपिक में बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इससे चीजें आपको थोड़ी समझ में भी आएंगी। अभी मैं मात्रक निकालना चाहता हूँ, तो अभी मैंने देखा है कि P बराबर क्या होता है 2Qi, ठीक है। तो 2 तो आपका कांस्टेंट है, तो इसे तो छोड़ देंगे, तो मात्रक में प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब बचा Q और L। तो Q आपका आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ पर कर लेंगे कूलाम। और L लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसे कर लेंगे कूलाम मीटर। ठीक, क्लियर है। कभी कभी ऐसे भी देता है, या एक नंबर के बहुविकल्पी में कभी कभी आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कुछ दूसरे तरीके से देता है, तो उसको भी मैं देख ले रहा हूँ। हम लोग जानते हैं Q बराबर IT, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें। अब इसे थोड़ा सा कर लेते हैं, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो Q बराबर IT होता है, और I जो है धारा है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्लियर है चीजें। और T यहाँ पर समय है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर कूलाम की जगह लग दे एम्पियर सेकेंड, और मीटर तो मीटर ही रहेगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हमारा क्या प्राप्त होगा, इसको मैं आगे कर दे रहा हूँ, मीटर एम्पियर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक चीजें। मुझे मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मीटर एम्पियर सेकेंड, ठीक है। ऐसा ही पद्धति में भी और MKS पद्धति में भी आपका मात्रक आप इसी को दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें। अब आते हैं एक नया टॉपिक है हम लोगों का, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमें अभी तक जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक मात्रक अभी हम लोग नहीं निकाल पाए हैं, तो उसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक मात्रक निकाल लेते हैं इसी फार्मूले से। तो ऐसे अभी और चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा देख लेते हैं एक टॉपिक हम लोग का। किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए जैसा हमने माना है उसी हिसाब से ले लेते हैं। मैंने कहा किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश Q है और वह किसी परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है, ठीक है। Q एक कोई बिंदु आवेश है, साथ ही साथ कोई परावैद्युतांक माध्यम K, ठीक है, और वो किसी बिंदु O पर स्थित है, तो हम उसे O पर स्थित कर दे रहे हैं। ये आपका कोई बिंदु आवेश है और किसी बिंदु O पर ये स्थित है, और माध्यम कैसा है हम लोग का, परावैद्युतांक माध्यम, ठीक है। बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर, कोई स्मॉल r दूरी ले रहे हैं, कोई बिंदु P है और जिस पर हम लोग कोई परीक्षण आवेश रखे हैं Q ना, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। मान लेंगे कोई बिंदु आवेश Q है, वह बिंदु आवेश किसी परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है, ठीक है। अब इस बिंदु आवेश से, जो बिंदु आवेश है किस पर स्थित है, O पर है, और उस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और उसी बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश हम लोग ले लिए हैं, वो Q0 है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। अब अगर ये हमारा प्लस Q आवेश है, अगर प्लस Q आवेश लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इधर होगी। ध्यान से समझिएगा इसको, ये थोड़ी समझने वाली बात होती है। अगर आवेश हमारे द्वारा लिया गया आवेश धनात्मक है तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को इधर दिखाएगा, अगर लिया गया आवेश ऋणात्मक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ये इधर दिखाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें।
इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल में भी पूछे जाते हैं। वे सवाल जब लगाए जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है दिशा पूछता है कि पूरब है पश्चिम है, किधर जो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा, आवेश है तो उसके विपरीत लगेगा, तो उसके दिशा में लगेगा, कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ें आपको ये ध्यान देनी होंगी, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर। तो यहाँ से क्लियर होगा कि अगर प्लस क्यू आवेश है तो कोई परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण टाइप का होगा। और अगर ये माइनस है तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लगेगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ बताते हैं कि अगर ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है और ये बिंदु आवेश है, तो ये बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश पर एक बलयुग्म लगाता है। तो बल लगाने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ से कूलाम का नियम लगा लेंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है वो देख रहे हैं, इसी फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, किसी बिंदु यानी बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, यानी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जरूर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है परीक्षण आवेश को, बिंदु आवेश को किसी परावैद्युतांक माध्यम के में रखे हैं, इसलिए जो है कि ऐसा लिख रहे हैं। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, क्योंकि बिंदु आवेश Q है और परीक्षण आवेश हमारा Q नॉट है, और उनके बीच की दूरी क्या है, r²। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ भाई, बिंदु आवेश हमारा Q है, परीक्षण आवेश Q नॉट है। तो मैंने कूलाम का नियम बताया था कि दो आवेश अगर हम स्थिर आवेश हो और उनके बीच कोई बल काम करता है, तो यहाँ परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट है और ये आपका, और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। तो इस पर कूलाम का नियम अगर लगाया जाएगा तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन r²। ठीक है, क्लियर चीज़ यहाँ तक चीज़ें। अब एक चीज़ और हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है, E इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। ठीक, क्लियर है। ये चीज़ें हम लोग देखे भी हैं, वेक्टर ई। ठीक है, फिलहाल अभी छोड़ते हैं, जब सदिश रूप में लिखा जाएगा तो लिख लिया जाएगा। तो E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, यही जो लगने वाला बल है, मतलब बिंदु आवेश का परीक्षण आवेश पर जो बल आरोपित किया जा रहा है, इसी बल को हम लोग लाते हैं, इसी फार्मूले में रख लेंगे। यानी हम इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू F पूरा रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन r² अपॉन Q नॉट है, क्योंकि ये है, इसे रख देंगे। इसका मतलब इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको देखने में आसानी भी होगी। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन r², और इस Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए। E इक्वल टू आपका प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r²। ठीक है, यहाँ मात्रक लिखना मत भूलिएगा। वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी मैं निकाला हूँ, क्योंकि न्यूटन पर कूलम। देख लीजिए भाई, अगर आप उससे दिमाग में उतर रहा होगा तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r² न्यूटन पर कूलम। यही है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब अगर कोई माध्यम न हो और इसे हम लोग जो है निर्वात अथवा वायु ले लें, तो निर्वात अथवा वायु के लिए K इक्वल टू हमारा 1 प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, कभी कभी ये देखा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है, तो कोई माध्यम ले लें तो वो क्या होता है। तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि भाई, अगर परावैद्युत अगर लिया जाएगा तो वो अनंत होगा, और नहीं तो उसके बाद जो है कि अगर कोई माध्यम लिया जाएगा, जैसे कांच मोम लिया जाएगा, तो वो सदैव 1 से अधिक होगा। क्लियर है बेटा। चलिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर इसे हम लोग सदिश के रूप में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं सदिश रूप में। देख लीजिए, तो ये वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर E बराबर हो जाएगा
1/4πε0 Q/R न्यूटन पर कूलम। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। चलिए, कोई दिक्कत होगी तो फिर उसके बाद जो है कि बात की जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।